हेलो फ्रेंड्स। तो हम जैसा पढ़ रहे थे चैप्टर सेकेंड में शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस में, ये उसका तीसरा पार्ट है। ठीक, तो अब हम लोग आगे, जैसे हम लोग ने कल इरोजन पढ़ा, वेदरिंग पढ़ा, तो अब उसके आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि ये आज के इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दे, कोशिश करेंगे, बट देखते हैं। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक, जो पहला टॉपिक है सबसे, वो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है। तो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर नेचुरल फोर्सेस दैट वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस, हेल्पिंग टू लेवल और स्मूथ इट ओवर अ टाइम। ठीक, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन जो होते हैं वो नेचुरल फोर्सेस होते हैं, मतलब प्राकृतिक जो एक फोर्सेस होते हैं वो होते हैं। दे वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल्स, मतलब वो जो मटेरियल्स हम हमारे पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, उनको ग्राइंड करने का, जैसे उनको तोड़ने का काम करते हैं, और जो अर्थ की सरफेस उसको स्मूथ बनाने का काम करते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, द मेन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन आर रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, हम तेज हवा आती है, तेज हवा आती है तो जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते, चट्टान होते, वो उनको एक जगह से रोज उन पे घिसाव होता है। अगर रोज एक पत्थर पे पानी गिरता रहेगा, रोज गिरेगा, रोज होगा, तो पत्थर जो है घिसेगा, घिस घिस के वो टूटेगा, टूट के छोटे छोटे कणों में बटेगा। तो यही सब जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए ग्रेडेशन है, जैसे एजेंट्स, इन्हीं को हम एजेंट्स बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, वेव्स हो गई जो हमारी समुद्रों में आती हैं, वेव्स, वो भी एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का काम करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं। रनिंग water erodes rocks and soils to form valley and plains. Glaciers scraps and carry huge amounts of material, carving U-shaped valley. Wind shapes desert by eroding and depositing sands. Sea waves erode coastline to form cliffs, beaches, and bays. Groundwater dissolve rocks such as limestone, creating caves and sinkholes together. These agents are continuously modifying landforms, lowering high areas and filling up low areas. ठीक, तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे इसमें दिया गया जो ग्लेशियर होते हैं, वो अपने जब ग्लेशियर पिघलता है तो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी ले आता है कि नहीं? ग्लेशियर जब पिघलेगा तो जो उसके साथ मलबे हैं, चट्टान है, उनको भी अपने साथ ले आएगा। तो जैसे विंड हो गई, अगर हम देखते हैं खुले मैदान में अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो गर्मी के टाइम अक्सर देखा जाता है, जब लू होती है, तो जब लू चलती है, तेज़ हवाएं होती है, तो मिट्टी जो है वो गोल गोल घूमती है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती हैं हवा के द्वारा। ठीक वैसे ही सी वेव्स होती हैं। सी वेव्स भी मिट्टी को, जब वेव्स आती हैं तो मिट्टी को अपनी तरफ बहा ले जाती हैं। ठीक, ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं। तो ये सब जो एजेंट्स हैं, मिट्टी हो गया, मिट्टियों को बहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। कहीं कहीं मिट्टी नहीं, कहीं लो है, कहीं गड्ढा है तो उसको भरते हैं, कहीं ऊंचा चट्टान है तो उसको ढकेल के नीचे लाते, ये सब काम करती हैं। सो रनिंग वाटर। ठीक, river shapes the land through the process of erosion, transportation and deposition, creating a variety of landforms along their course. जो रिवर होती हैं वो जो बहती हैं तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। ठीक, अब कोई रिवर है वो ऊपर से बहते हुए आ रही है, नीचे आते आते वो बहुत सारे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंजेस लाएगी। ठीक, ले आएगी कि नहीं? कहीं वो मलबों को डिपॉजिट करेगी, वहीं कहीं वो अलग तरीके का लैंडफॉर्म क्रिएट करेगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। एट द अपर कोर्स रिवर ऑफन फॉर्म्स वी शेप्ड वैली,
waterfalls and rapid due to steep gradient and strong erosive forces। अब जैसे इसमें बताया गया है कि जब रिवर ऊपर से बहती है, मतलब जब ऊपर एकदम चट्टान पे से ऊपर से जब बहेगी तो वो वी शेप में बहती है। मतलब जब ऊपर से उसकी धारा जो होती है वो एकदम तेज होती है और नीचे नीचे आते आते उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऊपर से धारा पतली होगी और नीचे आते आते एकदम मोटी हो जाएगी, उसी को हम लोग वी शेप्ड बोलते हैं। और वाटरफॉल जैसे होते हैं, ठीक। एंड स्ट्रॉन्ग इरोजन इन द मिडिल कोर्स द रिवर स्टार्ट टू meandering फॉर्म ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड पेन्स, ठीक। अब बीच में आते आते जो रिवर्स होती हैं वो ऑक्सबो लेक्स क्रिएट करती हैं। ऑक्सबो लेक कैसा होता है मैं बताती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि जब गंगा जो है वो पहाड़ से जब प्लेन में आती है, मैदानी क्षेत्र में आती है, तो वो सीधे नहीं आती, वो घुमावदार होती है। कैसे? ऐसे देखिए, ऐसे घुमावदार होती है। तो ये जो घुमावदार है इसका ये सब ये जो ऐसे घुमावदार है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं मिएंडर्स। तो अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये नदी घूम रही है और ये इधर से ज़्यादा घूम गई, ठीक। घूम के अपना जो डायरेक्शन चेंज करके वो ज़्यादा इधर आ गई, ठीक। तो इधर आ गई तो एक यहाँ वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, फिर नदी अपना ऐसे हमेशा रास्ता बदलती रहेगी। तो यहाँ जब ये वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे फिगर में दिखाऊंगी, ठीक। ऑक्सबो लेक्स क्रिएट करती है, फ्लड प्लेन्स आ जाते हैं एज इट लॉसेस एनर्जी एंड बिगिन डिपॉजिट सेडिमेंट्स। तो उस ऑक्सबो लेक के पास जो बहुत बाढ़ का पानी आता है, वो जो इकट्ठा हो जाता है, वो सब भी बहुत सारे मलबे अपने साथ लेके आते हैं, बहुत सारे डिपोजिशंस हो जाते हैं। In the lower course, the river flow further and deposit large amount of sediment, forming deltas, leaves, and alluvial fens. These landforms are not only important for understanding river dynamics but also play a vital role in agriculture, settlement, and ecosystem. ठीक। और फिर जब नदी अपने एकदम निचले स्तर है, मतलब एकदम जब वो समुंदर के पास आने लगती है, तो वो एक डेल्टा क्रिएट करती है। मतलब नदी का जो एकदम बहाव होता है वो एकदम कम हो जाता है, वो पूरा डेल्टा क्रिएट करती है। वहाँ एलुवियल प्लेन्स, जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी हम लोग कहते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। वैसा पूरा डिप, क्योंकि पहाड़ से आते वक्त जब वो नदी आती है ऊपर से, तो अपने साथ आते वक्त बहुत सारे चट्टान मिनरल सब लेके आती है। तो वो सारे मिनरल्स उस प्लेन्स के जो अगल बगल, जो नदी के अगल बगल जो सॉइल हैं, जो डिपॉजिट हुए हैं, उसमें वो मिली हुई रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ठीक। तो रनिंग वाटर में हम लोग शुरू से देख लिए कि नदी कैसे जब पहले आती है तो एक वी शेप्ड में आती है, ठीक। फिर आने के बाद थोड़ी देर बाद वो अब एक मिएंडरिंग क्रिएट करती है, मतलब घुमावदार होती है नदी, ठीक। फिर वो वहाँ जगह जगह अपना डिपोजिशन छोड़ती हुए फिर वो आते आते एकदम जब किनारे पे आती है तो डेल्टा क्रिएट करती है, ठीक। इस पूरे उसमें यही बताया गया है कि नदी कैसे डिपोजिशन का काम करती है और वो डिपोजिशन कैसे एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वाटरफॉल्स। A waterfall is a landform where a river flows over a steep cliff or vertical drop, creating a dramatic fall. Waterfall form in the upper course of river where hard rock resist erosion while soft rocks below are worn away, creating a sudden drop, ठीक। जो वाटरफॉल होती है वो बहुत एक पतली सी धारा होती है जो बहती है ऊपर से, एकदम ऊपर से आती है और एकदम सीधे तौर पे ज़मीन पे गिरती है। और वो देखने में हम लोग अक्सर इधर आसपास आप सब लोग देखोगे बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, ठीक। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जो कि रिवर से डायरेक्ट रिवर से गिरती है, ज़मीन बहुत ऊंचाई से रॉक पर से नीचे की ओर गिरती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े रॉक्स होते हैं वो तो मिट्टी का कटाव रोक लेते हैं, लेकिन जो छोटे और सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो पानी के साथ नीचे बह के आते हैं, ठीक। अब आगे
They are not only beautiful natural feature but also attract tourists, making them important for looking tourism and economy. मतलब ये दिखने में तो खूबसूरत होते ही होते हैं, बट ये अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग जाते हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, तो ये वाटरफॉल्स लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। बारिश के दिनों में इधर आसपास देखा जाएगा तो बहुत सारे वाटरफॉल्स इधर एक्टिव हो जाते हैं, हर जगह पानी गिरता रहता है, पहाड़ी एरिया में ज़्यादा वाटरफॉल्स दिखते हैं। ठीक, तो इससे हमारे टूरिज्म का बढ़ता, इकोनॉमी बढ़ती है हमारी। Waterfalls are sometimes used as a hydroelectric power generation as the force with which the waterfall can be harnessed to produce electricity. ठीक, बहुत बार हम ये देखेंगे कि वाटरफॉल का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी होता है, मतलब विद्युत उत्पादन में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एज द In addition, this provide opportunities for recreation such as trekking and photography and often hold cultural or religious significance in certain regions. ठीक, हम लोग ऐसे बहुत से एरियाज़ में देखेंगे जो बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स होते हैं, लोग वहाँ ट्रैकिंग करने भी जाते हैं। लाइक हमारे एरिया में एक लखनिया दरी वाटरफॉल है, अब बहुत सारे बच्चे वहाँ गए भी होंगे। और बहुत सारे वाटरफॉल्स का बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंट भी होता है, लोग धार्मिक भी मानते हैं। आप देखते हैं मिएंडर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि नदी जो क्रिएट करती है मिएंडर, जब ऊपर से आती है तो कैसे वो घुमावदार होती है। तो देखिए ये फोटो में मिएंडर, ये जो नदी ये ऐसे घुमावदार है ना, घूम घूम के बह रही, इसी को हम लोग मिएंडर कहते हैं। और ये चीज़ ये देखिए यहाँ पे जो है नदी का अपना पानी डिपॉजिट कर दिया है थोड़ा सा, इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक बोला करते हैं। ठीक, ए मिएंडर इज अ वाइंडिंग कर्व और ब्लेंड इन द मिडिल और लोअर कोर्स ऑफ रिवर फॉर्म ड्यू टू लेटरल इरोजन और डिपोजिशन। जो मिएंडर है वो रिवर की निचली छोर पे, जब रिवर पहाड़ से नीचे की ओर आने लगती है तो ये घुमावदार रूप में जब घूम घूम के बहती है तो उसी को हम लोग मिएंडर बोलते हैं। एज द रिवर फ्लो इट इरोड्स द आउटर बैंक ऑफ ब्लेंड एंड डिपॉजिट सेडिमेंट ऑन द इनर बैंक gradually creating a large loops. Meanders are important for humans because the fertile soil deposited along their bank support agriculture, making these areas ideal for farming. मतलब जो मिएंडर कैसे क्रिएट होता है कि जैसे वो एक तरफ का डिपॉजिट मतलब इधर का जो सेडिमेंट्स है, मतलब मिट्टी धूल कण है, वो ऐसे उठाती है और दूसरी तरफ वो करते जाती है। ठीक, तो ऐसे ही ये जो है वो ऐसी ही जो आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो एक तरफ का डिपॉजिट उठाती जाती है, मिट्टी कण जो भी होते हैं, और फिर दूसरी छोर पे ले जाके उसको डिपॉजिट करती है। ऐसी जो है मिएंडर्स क्रिएट होते हैं। ठीक, और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। इससे एग्रीकल्चर का जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ये सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर में। और एरियाज़ को अपने आसपास जो भी इसके एरियाज़ होते हैं, मिएंडर्स के आसपास जो प्लेन्स एरियाज़ होते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। दे आल्सो इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स एंड विलेजेस एंड टाउन्स ऑफन डेवलप ऑन अ जेंटल स्लोप नियर मिएंडर्स। मतलब ये लोगों का मतलब सेटल होने में, जैसे पानी के पास रहेंगे तो उन्हें अच्छी खेती करने का, आसानी से पानी मिल जाएगा पीने के, तो लोग इसके आसपास अपना घर भी बसाने लगते हैं। And meandering rivers can be used for navigation, irrigation, and in some cases tourism. Are the scenic curve create attractive landscape. The Grand Anikut, also known as Kalanai in Tamil Nadu, is an example of the uses of river of irrigation. मतलब meander rivers जो होती हैं वो irrigation के, मतलब उपजाऊ के काम, खेती करने के लिए, नेविगेशन के लिए, मतलब उस पे नाव जाती हैं वहाँ से, और टूरिज्म में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसमें एग्जाम्पल में दिया है एक कलनई ग्रैंड एनिकट नाम का एक है तमिलनाडु में, वहाँ पे वो एक इरिगेशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। एज अ रिवर इसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डेल्टास की।
ठीक। डेल्टास की, डेल्टास इज अ लैंडफॉर्म, deltas is a landform at the mouth of river where it flows into a sea, ocean or lakes and deposit the sediment। ठीक, डेल्टास क्या होते हैं? ठीक, सब लोगों ने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा। ठीक, वो गंगा के छोर पे, जहाँ गंगा जो है वो समुंदर से मिलती है, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा डेल्टा क्रिएट होता है। मतलब वो रिवर का माउथ होता है जहाँ की वो समुंदर में जाके मिलती है। उसी को हम लोग, वहीं के जो एरियाज जो होते हैं जहाँ रिवर जो है वो समुद्र से मिलती है, उसी एरिया को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा हम लोग जैसे जानते हैं कि गंगा नदी पे बना हुआ है। ओवर द टाइम these deposition accumulate to form a fan shaped a triangular area of land। डेल्टाज आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू द रिच एलुवियल सॉइल। जो डेल्टाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं क्योंकि वहाँ से बहुत सारे मिनरल्स पहाड़ के सब नदी अपने साथ लेके आती है। ठीक, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, मेकिंग देम आइडियल, एंड वो जो है वो बहुत आइडियल होते हैं खेती करने के लिए। एंड इसमें दिया हुआ है जैसे मेकिंग देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्टिंग क्रॉप्स सच एज राइस एंड जूट। मतलब कि राई जैसे कि क्रॉप्स हो गए, राइस हो गया, जूट हो गया, ये सब की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है एलुवियल सॉइल, जो कि नदी अपने साथ लेके आती है। दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग एज द मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी फिशिंग की भी फैसिलिटी होती है। ठीक, फ्रेश वाटर होता है, सॉल्ट वाटर भी पाया जाता है, क्रिएट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। मतलब एक बहुत ही डाइवर्स, मतलब बहुत तरह का एक्वेटिक लाइफ पूरा क्रिएट होता है यहाँ पे। मेनी डेल्टा सपोर्ट डेंस ह्यूमन सेटलमेंट एंड अ सेंटर ऑफ ट्रेड and transportation because river provide navigable routes। However, they can also be prone to flooding which affect human life and activities। जो ये एरियाज है वो ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है क्योंकि नदी बहुत सारे डायरेक्शन में से होके जाती है समंदर में। ठीक, नेविगेशन के काम आता है, बट इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी है कि ये फ्लड आने के भी चांसेस होते हैं इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेव्स एंड करेंट्स के बारे में कि वेव्स एंड करेंट्स क्या होती हैं। ठीक, वेव्स एंड करेंट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशियनिक सरफेस। ठीक, हम लोग समुंदर में देखते हैं कि पानी आगे आता है फिर पीछे जाता है। ठीक, लगातार पानी आगे पीछे जाता रहता है, उसी को हम लोग वेव्स और करेंट बोलते हैं। दे वर्क इन कोस्टल एरियाज एंड रीशेप द लैंड अलॉन्ग द कोस्टल जोन। और ये जो कोस्टल के एरियाज, मतलब जैसे समुंदर के किनारे जो एरियाज हैं, उनके लैंड फॉर्म में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ठीक, द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करेंट क्रिएट ए रेंज ऑफ लैंड फॉर्म्स अलॉन्ग द कोस्टल लाइन्स। ठीक, और बहुत तरीके की लैंड फॉर्म्स ये लोग मतलब जो ये वेव्स आती हैं समुंदर में, बहुत तरह के लैंड्स क्रिएट करती है। जैसे कि बीचेस हो गए, हम लोग देखे होंगे बहुत सारे समुंदर के किनारे जो पूरा सैंडी एरिया होता है, मतलब जो बालू एरिया होता है, उसे हम लोग बीचेस बोलते हैं। ठीक, बीचेस, सैंड बार्स, सी क्लिफ्स, सी केव्स, आर्क्स एंड स्टैक्स, ये सब जो है किसके द्वारा, समुंदर में जो लहरें आती है उनके द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ठीक, यू विल लर्न मोर अबाउट वेव्स एंड करेंट इन पार्ट 2 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में और भी जानेंगे। तो हम बात करते हैं कि ये बीचेस कैसे क्रिएट होती हैं। ठीक, ये बीचेस इज अ लैंड फॉर्म मेड अप ऑफ सैंड, पेबल्स, रॉक्स अलॉन्ग विद द शोर लाइन्स ऑफ सी, ओशन और लेक क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव्स। ठीक, तो जो वेव्स आती हैं समुंदर में वो अपने साथ बहुत सारे रेत पेबल्स, मतलब छोटे छोटे पत्थर, गिट्टे और पत्थर लेके आती हैं। तो जब वो डिपॉजिट होता जाता है समुंदर के किनारे पे, तो वो एक बीच क्रिएट कर लेते हैं, उसी को हम लोग बीच बोलते हैं। पूरा एक बड़ा बालू वाला सतह क्रिएट कर लेते हैं, उसी को हम लोग बीचेस बोलते हैं। ठीक, बीचेस आर कॉन्स्टेंटली
constantly shaped by wave action, tide and currents. मतलब वो लगातार उसको मतलब उसको शेप दिए देते हैं कौन, करेंट्स जो आती हैं, वेव्स आती हैं जो समुंदर में, वो विच मूव एंड डिपॉजिट मटेरियल्स along the coast. For human beaches are popular tourist destination. हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए मतलब ह्यूमंस के लिए बीचेस कितना पॉपुलर है, मतलब घूमने फिरने के लिए हम सब लोग बीचेस पे जाते हैं, ठीक। एक ये इकोनॉमी भी क्रिएट करता है, अच्छा खासा टूरिस्ट का प्लेस है, ठीक, फॉर रिलैक्सेशन, स्विमिंग, रिक्रिएशन विच बूस्ट द लोकल इकोनॉमी. Beaches also provide fishing areas and some coastal communities rely on them for collecting and sand and shells. Additionally, beaches act as a natural barriers against strong waves and coastal erosion, helping safeguard human settlement near the coast. ठीक, जो बीचेस होती हैं वो एज अ टूरिस्ट प्लेस घूमने फिरने के काम आती हैं, इससे हमारा इकोनॉमी बढ़ता है. और जो बीचेस होती है वो एक एज ए गार्ड की तरफ काम करती है, मतलब कि अगर तेज वेव्स आए तो बीचेस जो है ह्यूमंस को उस तेज वेव से बचाने का भी काम करती हैं, ठीक. जैसे ये फोटो में हम लोग देख रहे होंगे, ये समुंदर है, समुंदर की जो है ये लहरें हैं, ठीक, करेंट्स हैं, वेव्स है, और ये जो एरिया है ये इसका बीच वाला एरिया, बीसी को हम लोग बीचेस बोलते हैं, ठीक. आप लोग को ये दी गई है, ये नेम्स दिए गए हैं, आप लोग को इसमें नंबरिंग करना है, ठीक, क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं. जैसे ये हो गया, ये हमारा बीच हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे दिया हुआ है. अब आगे देखते हैं कोस्टल इरोजन क्या होता है. कोस्टल इरोजन अकर व्हेन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स वेव अवे द लैंड अलोंग द कोस्ट, ठीक. कोस्टल इरोजन वो होता है जब वेव्स, टाइड्स जो होती हैं वो जो लैंड्स को कोस्ट से दूर लेके चली जाती हैं, उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं. मतलब जो किनारे का जो सतह है, जब तेज बहाव आता है तो उसको काट के लेके जब कटाव होता है उस लैंड का, उसी को हम लोग कोस्टल इरोजन कहते हैं. Creating unique landforms. Some common landforms of coastal erosion include cliffs, steep rock faces formed as wave undercut the base of the coast. Wave cut platform. ठीक, अब जैसे हम लोग ये देखते हैं, जैसे कभी कभार देखते हैं जो बहुत बड़ा सा चट्टान है, पानी जाते जाते वो जो वेव्स है वो लगते लगते जो नीचे का जो पत्थर है वो कट जाता है, ठीक. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिफ्स बोलते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं. एरिया लेफ्ट बिहाइंड द क्लिफ्स, केव्स फॉर्म व्हेन द वेव इरोड वीक पार्ट ऑफ द रॉक. अब जैसे कोई रॉक है, उसका कोई जो वीक पार्ट है उसमें अगर बार बार पानी जाता जाएगा तो उस जगह पे पूरा होल क्रिएट, एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, उसी को हम लोग केव्स बोलते हैं, ठीक, केव्स बोलते हैं. Arcs created when caves one opposite side of the headland meet and stalks is isolated pillar of rock left stand of the arc. देखिए ये जो है हमारा, ये देख रहे हैं आप, ये स्टैक्स है, एक आइसोलेटेड पिलर जैसा, मतलब एक अकेला पिलर जो बन गया है उसी को हम लोग स्टैक्स बोलते हैं. जो फिगर में आप लोग को दिख रहा है ना, इसी को हम लोग स्टैक्स बोलते हैं, ठीक. और आर्क बोलते हैं क्रिएटेड व्हेन केव्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द हेडलैंड मीट. ये जैसे ये जो हमारा ये हो गया, इसको हेडलैंड बोलेंगे. ये जो ये दिख रहा है आप लोग को, ये हेडलैंड हो गया. अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में, ठीक. ग्लेशियर क्या होता है. Glacier erosion occur when glaciers slowly move over the land, carving and shaping the landscape. ठीक, जब ग्लेशियर इरोजन वो होता है जब हमारा पहाड़, जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, जब वो पिघलने लगते हैं तो वो एक नए तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं, लैंडस्केप. कॉमन लैंडफॉर्म मेड फ्रॉम ग्लेशियर इरोजन इंक्लूड यू शेप्ड वैलीज. ये यू शेप्ड की वैली क्रिएट करते हैं, ठीक. फॉर्म्ड ए ग्लेशियर वाइडन ए डीपन रिवर वैली. मतलब जो रिवर की जो है वो है फ्लो है उसको डीप करते हैं, मतलब वो यू शेप्ड का वैली क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ से जो बर्फ पिघलती है तो पिघल के वो रिवर बनती है, और रिवर जो है यू शेप्ड का एक रास्ता क्रिएट करते हैं,
सिर्क, अब देखते हैं सिर्क क्या होता है। ठीक, सिर्क इज अ बाउल शेप्ड डिप्रेशन एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर। एक बाउल शेप्ड का डिप्रेशन होता है, मतलब गड्ढा टाइप का होता है। ठीक, ग्लेशियर के एकदम हेड पे। अभी मैं आपको फिगर के थ्रू सब समझाऊंगी कि सिर्क कैसा होता है और आर्टीज कैसी होती है। देखिए आर्टीज क्या होती है, शेप रिजेस बिटवीन वैली, दो वैलीज के बीच में रिजेस होते हैं। जैसे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें ये जो पार्ट है ये रिजेस है, दो वैलीज के बीच में जो जगह है उसी को हम लोग रिजेस बोलते हैं। रिजेस बिटवीन वैलीज। हैंगिंग वैली विच अकर वेयर स्मॉलर ग्लेशियर मीट लार्जर ग्लेशियर। हैंगिंग वैलीज मतलब जहाँ छोटी ग्लेशियर जो होती है वो लार्ज ग्लेशियर से मिलती है, उसको हम लोग हैंगिंग वैलीज कहते हैं। ठीक, एंड फिजोर्ड्स। ठीक, ये जो भी FJORDS, डीप नैरो इनलेट क्रिएटेड व्हेन द सी फ्लड्स। ठीक, एक डीप नैरो इनलेट होता है जो सी फ्लड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ग्लेशियल वैलीज, दीज लैंडफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन इन सेवरल वेज। ये बहुत ही मतलब ये सब जो भी क्रिएट किए जाते हैं ग्लेशियर के द्वारा हो गई, हमारा सिर्क्स होता है, यू शेप्ड वैली हो गई, ये जो भी सब क्रिएट किए जाते हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ह्यूमंस की लाइफ में। यू शेप्ड वैली एंड सिर्क ऑफन प्रोवाइड टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो यू शेप्ड वैलीज हो गई और ये सिर्क्स हो गए, ये सब हम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। फॉर ट्रैकिंग, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, fjords are used for harbours and fishing, while the some valleys the fertile glacial soil support। जो ये सब सिर्क्स हुए और ये व्यू शेप्ड वैलीज हो गई, ये ट्रैकिंग करने के, स्कीइंग करने के लिए, वो जो नहीं लोग पहाड़ों में जाते हैं तो बर्फ पे वो चलते हैं स्पीड में, उसको स्कीइंग बोलते हैं, स्कीइंग करने का, माउंटेनिंग करने